जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट के लिए हम लोग साइंस कर रहे थे। 6th क्लास से हमने स्टार्ट किया था। पहले पार्ट में हमने 4 चैप्टर कवर किए। दूसरे पार्ट में हमने नेक्स्ट 3 चैप्टर कवर किए। और ये हमारा इस 6th क्लास का लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें लास्ट 4 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग 7th स्टार्ट करेंगे, देन 8th स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ के लिए आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी 9808347403। बाकी थंबनेल पर भी आपको नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इस ग्रुप में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे 150 मार्क्स के। और 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे 60 नंबर का मैथ साइंस का विद पेडागोजी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। ये क्लास 6 के लिए लास्ट वीडियो रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर एक ग्रुप में आपको ये वीडियो को शेयर करना है। तो चैप्टर नंबर हमारा 8 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 8 हमारा रहने वाला है जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का यानी खुद का जो प्रकाश उत्सर्जन करती हैं ऐसी वस्तुओं को हम दीप्त पिंड कहते हैं। ऐसी वस्तुओं क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है जो सूर्य की तरह खुद का प्रकाश उत्सर्जन कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दीप्त पिंड। दीप्त पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। आप देख रहे हो प्रकाश ऐसे गति करेगा, सरल रेखा में गति करता है। जब कोई अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब है हम जिसके आर पार नहीं देख सकते, हम उसके दूसरी तरफ नहीं देख सकते। अपारदर्शी उन चीजों को बोला जाता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे क्या करती है या इसे रोकती है यानी प्रकाश को रोक लेती है तो क्या बन जाता है? तो वस्तु की छाया बनती है। तो वस्तु की क्या बनती है? छाया बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि वस्तु के आर पार हम नहीं देख सकते तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? अपारदर्शी। किसी वस्तु के आर पार अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसी वस्तु क्या कहलाएगी? अपारदर्शी। और आर पार जिस वस्तु के हम लोग देख सकते हैं इसे कहते हैं हम लोग पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सकता है ऐसी वस्तु कहलाती है हमारी पारदर्शी। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु वह स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहा जाता है। ऐसी वस्तु क्या कहलाती हैं? पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। 3 बताए मैंने, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, दूसरा पारदर्शी जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, तीसरा बताया मैंने पारभासी। इसमें क्या था? हम देख तो सकते हैं ले आर पार लेकिन वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो मैं समझता हूं तीनों पॉइंट आपके यहां पर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए चैप्टर इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था। मैंने नोट वही किया है जो आपके हर बार एग्जाम में आता है या आने के चांसेस रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को शामिल किया गया है। कोई भी फालतू का पॉइंट आपके लिए यहां पर ऐड नहीं किया गया है। तो ये इसकी समरी है जो हम पढ़कर आए हैं। कुछ हम लोग यहाँ देख लेंगे, एक आध दो पॉइंट जो वहां छूट रहा था वो यहाँ पर इंक्लूड है, इसलिए मैंने दो दो बार लेना उसको ठीक नहीं समझा। तो फर्स्ट पॉइंट, अपारदर्शी है। अपारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती, यानी उनके आर पार हम देख सकते नहीं है तो अपारदर्शी है। क्या होता है? प्रकाश को अपने होकर नहीं जाने देती तो उनकी क्या बनती है? वहां पर छाया बनने लग जाती है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर यानी इसके आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तुओं के दूसरी ओर भी हम देख सकते हैं। पारवारी वस्तु हम लोग पढ़ के आए। पारभासी, पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, यानी दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये होती हैं पारभासी। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनती है? छाया
बनती है। नेक्स्ट है आपका साधारण सामग्री सूची कैमरा बनाया जा सकता है, छोड़िए इसको। नेक्स्ट है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, गति करता है। और दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। परावर्तन जैसे कि हम आपको देखे, हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो हम दिखाई देते हैं, तो वो क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन कहलाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही छोटा चैप्टर था ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 9 शुरू करने से पहले ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी एनसीईआरटी के सभी, प्लस आपको 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट और 60 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएंगे। साथियों, अगर आप देखिए एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे, आप जानते हो कि सीटेट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। एनसीईआरटी अगर आप एक चैप्टर पढ़ते, 8 चैप्टर, तो मैं समझता हूँ 1 से 2 घंटे, हो सकता है ज्यादा टाइम भी आपको लग सकता था। और यहाँ आप लोग 4-5 मिनट में हमने एक चैप्टर कवर कर लिया। गारंटी देता हूँ एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा। एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड आप लोगों के लिए किया है। तो चैप्टर 9 हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। हम लोग क्लास वाइज चल रहे हैं। अभी आपको इजी लग रहा होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। क्लास वाइज हम लोग क्लास सभी बुक्स को कवर कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है हम विद्युत तथा परिपथ। तो देखिए, हम विद्युत का प्रयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अपने कामों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, पहले टाइम में क्या होता था, पानी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, आप हैंडपंप या कुएं से पानी निकाल सकते थे। आज के टाइम में मोटर या समर लग जाती हैं, बटन दबाइए पानी आ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। नेक्स्ट आपके सामने टॉर्च के बल्ब को विद्युत, यानी जब टॉर्च जलती है तो उसके बल्ब जो होता है उसको लाइट कैसे मिलती है, विद्युत कैसे मिलती है, तो उसे मिलती है विद्युत सेल से मिलती है। कहां से मिलती है, विद्युत सेल से टॉर्च को का जो बल्ब होता है उसे विद्युत मिलती है। और सभी जो विद्युत सेल है उनमें 2 सिरे होते हैं। उनमें क्या होते हैं, 2 सिरे होते हैं, जिनमें से एक टर्मिनल या धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच के विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा कह सकते हैं कि संपूर्ण पाठ को दर्शाता है। और बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब कब क्या हो सकता है, दीप्त हो सकता है, कब जल सकता है, जब क्या होगा, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसमें एक दे रखा है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो हो सकता है बल्ब फ्यूज हो। एक चीज यहां थी जो मैंने यहां पर नोट नहीं की, मैंने आपको ओरली बता दिया है ये। नेक्स्ट है, अब देखिए यहां पर भी हो गया ये कंप्लीट, इसमें कुछ खास था नहीं। जो बाकी के पॉइंट्स हैं यहाँ हमारे सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल क्या है, विद्युत का एक स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है, विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टर्मिनलों से जुड़ा होता है। एक क्या होता है, फिलामेंट होता है जो टर्मिनलों से जुड़ा हुआ होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है, यानी कि जल उठता है। यहां भी वो सब कुछ दे रखा था, यहां भी जो हम पढ़ कर आए, ज्यादातर रिवीजन आपका यहां हो जाएगा। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। किसमें होती है, बंद विद्युत में। नेक्स्ट हमारा स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। स्विच लगा दिया जाता, मान लीजिए फैन ऑन करने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए आप बटन दबाते हो, स्विच ऑन और स्विच ऑफ उसी से हो जाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक
कहलाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया आप लोगों का, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर हो गया। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं, विद्युत रोधक कहलाते हैं, या कुचालक कह सकते हैं, ये सुचालक कह सकते हैं इसको, जिनमें होके हो सकती है, और इसको कुचालक कहा जा सकता है। तो इसमें ले लीजिए आप पेपर ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ये सभी किस में आ जाएंगे, विद्युत रोधक में आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, एल्युमिनियम आपका आ जाएगा, सिल्वर इसमें आपका आ जाएगा, ये सभी किसके आ जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा, ये सभी आ जाएंगे विद्युत चालक के अंदर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक्सरसाइज है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर 2 फिलअप्स हैं, आप इनको इजीली कर पाएंगे। कि पहला है, एक युक्ति जो परपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं, जस्ट आधी मिनट पहले मैंने आपको बताया है। एक विद्युत सेल में 10 टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 2 होते हैं, 10 होते हैं, आप लोग खुद बताइएगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। तो ग्रुप में शामिल होने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हर एक ग्रुप में आपको वीडियो को शेयर कर देना है। और जिन मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगातार 60 नंबर की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इन 60 नंबर की प्रैक्टिस में हो सकता है हिंदी पेडागोजी भी मैं इंक्लूड करूँ, मैथ, साइंस, और 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी, ये सब कुछ हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में कवर करने वाले हैं। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छे से हम तैयारी करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है अपने आपकी मेहनत पर, अपनी मेहनत पर, प्लस आप मेरे साथ लगातार मेहनत करोगे, उस मेहनत पर हम लोग डेफिनेटली एक अच्छा इसको सीटेट में इन 75 मार्क्स में करने वाले हैं। बाकी का आप लोग इंग्लिश की पेडागोजी, और आपका 30 नंबर का इंग्लिश और इंग्लिश की पेडागोजी, 60 नंबर 30 नंबर का आपका बचता है सीडीपी ये, और 15 नंबर का जो आपका हिंदी के पैसेज आएंगे, तो 2-3 प्रीवियस ईयर को उठा लेना, पैसेज में आपका काम चल जाएगा। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये आपको मैं तैयारी करा दूंगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 10, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यहाँ मैंने कुछ चीजों को थोड़ा सा डिटेल में शामिल किया है। डिटेल में शामिल करने का रीजन ये था क्योंकि आप जानते हो सीटेट में आजकल क्वेश्चन जो बनने लगे हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनने लगे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीजों को मैंने एक्स्ट्रा लिया है थोड़ा सा, जिससे अगर स्टेटमेंट के रूप में भी चीजें आ जाएं तो हम लोग उसको इजीली कर पाएंगे। तो देखिए चुंबक कैसे खोजा गया था, इसके बारे में छोटी सी स्टोरी टाइप हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में बन जाए। तो देखिए प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, कहानी के रूप में सुना देता हूँ, पढ़ ज्यादा रटना कुछ नहीं है। कहां पर यूनान में गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। उसका नाम क्या था, मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी, लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। क्या था, प्राचीन भारत में यूनान में गडरिया था जिसका नाम मैग्नस था। वो अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ाने पहाड़ पर ले जाता था, और वो उनको चराने के लिए एक छड़ी का प्रयोग करता था, और छड़ी के एक सिरे पर वो क्या लगाता था, लोहे की एक टोपी लगाकर रखता था। ये इसकी स्टोरी हो गई। आगे देखते हैं। यह चट्टान की एक प्राकृतिक चुम्बक थी। ये क्या थी, एक प्राकृतिक चुम्बक थी, और इसने गडरिये की छड़ी को, लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुम्बक की खोज हुई, कहां हुई, याद रखिएगा प्राचीन यूनान में हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या था, मैग्नस उसका नाम था, जिस गडरिये का नाम क्या था, मैग्नस था। ये 3 पॉइंट आपको यहां से इंपॉर्टेंट मिल गए। संभवतः उस गडरिये के नाम पर पत्थर को मैग्नेट नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, पत्थर को मैग्नेट नाम दिया गया था। मैग्नेट में लोहा होता है, मैग्नेट में क्या होता है, लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास यह है कि मैग्नेट मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है
वे चुम्बक कहलाते हैं। आप जानते हो चुम्बक अपनी साइड में गोल जो लोहा होता है उसको आकर्षित करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सुंदर चीज हमें अट्रैक्ट करती है ना अपनी तरफ, ऐसे ही चुम्बक क्या करती है, लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, आकर्षित करती है। नेक्स्ट आपका इसमें, लोग अब तक जान चुके थे कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। क्या कहा उन्होंने? चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। यह भी पूछा जा सकता है कहा किससे हुआ आविष्कार, तो लोहे के टुकड़ों से। इन्हें कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। लोहे के टुकड़ों क्या कहा जाता है? इनको कृत्रिम चुम्बक कहा जाता है। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुम्बक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक, बेलनाकार अथवा गोलांग चुम्बक, चारों यहाँ पर दे रखे हैं। आप लोग देख सकते हो सभी प्रकार के चुम्बक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैंने फिगर आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका, चुम्बक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। चुम्बक क्या करता है? कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जैसे प्लास्टिक नहीं होता, लोहा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर खींचे चले जाते हैं, चुंबक जिनको खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है, उनमें कौन कौन है? लोहा है, निकेल है और कोबाल्ट है। ये क्या है और ये कैसे पदार्थ कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पेपर, प्लास्टिक, वुड इसका एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आपका, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या? उत्तर की ओर जो निर्देश करता है जो सिरा, उससे उत्तरोन्मुखी या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा जो सिरा होता है इसे दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। चाहे आकार कैसा भी हो, ध्रुव कितने होते हैं? दो होते हैं। सामान्यतः चुंबकों पर एन तथा एस ध्रुवों की ओर अंकित किया जाता है। एस साउथ हो गया, एन आपका नॉर्थ हो गया। तो इस तरीके से हमारा इसमें जो अब रिवीजन टाइप कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेट एक क्या है? मैग्नेट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेट क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ इनको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? इनको हम लोग चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं ये? जिनको मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट। अगला पॉइंट है, जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते ये अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको, पेपर ले लीजिए, हमने लकड़ी ले ली, प्लास्टिक हमने ले लिया, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ हो गए आपके। नेक्स्ट है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ, एन एस से याद रखिएगा, एन से नॉर्थ, एस से साउथ। नेक्स्ट आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में अलग अलग एग्जाम यहां से आपको देखने के लिए मिल जाता है। और मैं बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ने के आपके फायदे ये हैं कि सीटेट में ही नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां आपको इसमें से क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। जीके, साइंस, आप कुछ किसी की भी उठा के देख लीजिए, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको देखने के लिए जरूर मिलते हैं। कुछ एग्जाम तो आजकल ऐसे होने लगे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, वो और किसी बुक से क्वेश्चन बनाते ही नहीं है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक क्या करता है? सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में आकर रुकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। उत्तर दक्षिण किस सदैव कैसे रुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकेगा। नेक्स्ट है आपका, दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे से
आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण करते हैं। यानी उत्तरी उत्तरी ध्रुव को आप मिलाने की कोशिश करोगे तो वो मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से प्रतिकर्षण दूर भागने की कोशिश करेंगे। और उत्तरी और नॉर्थ को मिलाओगे, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी को मिलाओगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें ये आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। चैप्टर जिन्होंने अच्छे से किया है आप लोग इनके रिप्लाई इजीली दे पाओगे, जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा आप लोग रिप्लाई नहीं दे पाओगे। देखिए, कृत्रिम चुंबकीय विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताए थे किस किस आकार के बनाए जाते हैं, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। मैंने आपको फिगर भी इसका दिखाया था। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे डैश कहलाते हैं। चुंबक की तरफ आकर्षित कैसे, कौन से पदार्थ होते थे? जो चिपक जाते थे। एग्जाम्पल में 3 नाम मैं बार बार ले रहा था, वो 3 नाम आपको याद हो गए होंगे अब तो। जो पदार्थ चुंबक की ओर, सॉरी, कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। नहीं आ गया है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं आ गया है ध्यान से पढ़िएगा। कागज पेपर का मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा था, तो जोश में आके वही मत भर दीजिएगा जो मैं बता रहा था कि अचुंबकीय होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है तो यहाँ पर चुंबकीय आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? नहीं है, तो आंसर हमारा पलट गया। हमारा आंसर क्या बन गया यहाँ पर? चुंबकीय। तो कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। किसका टुकड़ा लटकाते थे? यहां पर मैं अभी आपको बता के आया था, और वो कौन सी दिशा की ओर हो जाता था, कौन सी दिशा को बताता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चुंबक के सदैव डैश ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? बार बार हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि कितने ध्रुव होते हैं चुंबक के, ये आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो साथियों, यहाँ हमारे चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा बाकी है, लास्ट चैप्टर और देख लेते हैं। हमने 18-20 मिनट में 3 चैप्टर यहाँ पर कर डाले। 3 चैप्टर मुझे नहीं लगता आप एक दिन भी बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी की तो एक दिन में क्या 3 चैप्टर आप कर पाते? कभी नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते आप 3 चैप्टर्स को। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ ग्रुप में शामिल हो जाइए, पीडीएफ को ले लीजिए और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे। तो ग्रुप में शामिल होने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, वो मेरे साथी, मेरे भाई बहन, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और जिन लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं चैनल पर, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट कर लेते हम अपनी इस वीडियो का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम रहने वाला है हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु, ये रहने वाला हमारा 11 चैप्टर और लास्ट चैप्टर रहेगा इस वीडियो का। इसके बाद हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपकी 7th की एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 पार्ट में उसको कवर किया जाएगा। इसके बाद 8th क्लास की भी मैं साइंस कराऊंगा आप लोगों को, उसको 2 या 3 पार्ट में कवर कर लेंगे। इसके बाद लगातार होली के जस्ट बाद हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। अप्रैल मई जून 3 महीने लगातार हमारे पास प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो 3 महीने में साथियों हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 60 मार्क्स में से 55 प्लस मार्क्स हम लोग टारगेट लेके अपना चलेंगे। मैथ्स की भी प्रैक्टिस में आपको लगातार कराता रहूंगा और मैथ्स पेडागोजी भी आपको करा दी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट है चैप्टर जो है हमारा 11, हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु, तो देखिए वायु क्या है? वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण, धूलकण में लिखना भूल गया, यहाँ धूलकण और लिख लीजिएगा आराम से, धूलकण तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण और अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाती है, ये सबसे मात्रा में 2 गैसें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन जो पाई जाती है ये पाई जाती है 21%। ये 2 गैसें सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है वायु। देखिए स्थान घेरती है, आप जानते हो वायु स्थान भी घेरती है।
यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु क्या है? हमारे चारों ओर उपस्थित है। हम इसको देख नहीं सकते। ये कैसी होती है? ये पारदर्शी होती है। हम इसके आर पार देख सकते हैं। हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन हम वायु को फील कर सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं। और वायु का कोई भी रंग नहीं होता। वायु का कोई भी रंग नहीं होता। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे थे, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा कि वायु क्या करती है। वायु स्थान घेरती है। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु के हम आर पार देख सकते हैं। वायु का कोई भी रंग नहीं होता। वायु पारदर्शी होती है। वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा कभी कभी पूछ ली जाती है 78%, ऑक्सीजन की कभी कभी मात्रा पूछ ली जाती है तो 21%। ये दो गैसें बड़ी मात्रा में वायु में हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है? वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। एक पतली परत से घिरी हुई है और इस पतली परत का विस्तार पृथ्वी से कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? वायुमंडल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। ऊपर जाने पर क्या होता है? क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, तो याद रखिए वायु विरल हो जाती है। वायु क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा गैसों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक एक दो दो पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा था उससे रिलेटेड एक एक छोटे छोटे एक एक दो दो पॉइंट मैंने बनाए हैं, वो अगर पूछ लिए जाएं तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर डाल दिया था। तो देखिए वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है, वो घटक कौन सा है? वो घटक उसका ऑक्सीजन कहलाता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ऑक्सीजन वहां नहीं होगी, तो क्या होगा? जलेगा नहीं। जैसे कैंडल जलाओगे तो कैंडल जलेगी नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली, यानी कि विषैली नहीं होती। कैसी है? रंगहीन है, गंधहीन है, गैर विषैली गैस है। यह न तो ज्वलनशील है और न ही विस्फोटक है। यह क्या है? न तो ज्वलनशील है और न ही यह विस्फोटक है। इसके विपरीत यानी कि इनके उल्टी क्या करती है? नाइट्रोजन एक अग्निरोधक गैस है, यानी कि अग्नि को रोकती है, जो ऑक्सीजन के स्तर को नियंत्रित करने तथा आग की लपटों को बुझाने में मदद करता है। तो किसकी मदद से जलता है? दोनों देख लिए। किसकी मदद से जलता है? ऑक्सीजन की मदद से जलता है और नाइट्रोजन की मदद से हम यहाँ पर उसको बुझा सकते हैं। दोनों चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए। ऑक्सीजन की मदद से जला सकते हैं, नाइट्रोजन की वजह से उसको, नाइट्रोजन की उसमें बुझा सकते हैं उसको। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये इसलिए इंक्लूड किया है कि बुक में था, बाई चांस कुछ बीच में से पूछ ले, क्योंकि ये सीटेट है। सीटेट कभी भी बुक में से बीच में से कुछ भी पूछ लेता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेता है, इसलिए यहाँ पर मैंने सब कुछ ले लिया है। तो देखिए एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। इससे वायु क्या होती है? प्रदूषित होती है। नेक्स्ट है आपका धूलकण। धूल और धुआं ये भी हमारे वायु में इंक्लूड रहते हैं। तो देखिए ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं के कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। जो कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को क्या करती है? हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के लिए बिल्कुल नजदीक जाती है। आप लोग जानते हैं बहुत ऊंची ऊंची चिमनियां लगी रहती हैं,
और वायु के धूलकण सदैव उपस्थित रहते हैं। वायु में धूलकण सदैव उपस्थित रहते हैं। मैंने बताया था वायु में गैस के अलावा आप लोग याद जल वाष्प भी मिल जाता है आपको। क्या याद रखिएगा, इनको कंफ्यूजन बना रहता है और आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हो। वायु में आपको जल वाष्प भी मिलेगा, जल वाष्प, और आपको प्लस धूलकण भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये पूछ लिया जाता है इनमें से क्या उपस्थित नहीं रहता, तो जल वाष्प और धूलकण प्रेजेंट रहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम वायु को अंदर लेते हैं और धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा क्या होता है, उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है। क्या रोकता है ये, सांस लेने में धूल के छोटे छोटे कण, हमारे जो धूल के कण हैं वो अंदर नहीं जाए, इसके द्वारा ये रोके जाते हैं। नेक्स्ट पवन चक्की के बारे में दे रखा था, ये पवन चक्की है, आप लोग देख सकते हो, आपने देखी भी होगी कुछ लोगों ने पवन चक्की। पवन चक्की जिन्होंने नहीं देखी वो लोग आप इस पिक में देख सकते हो। इसमें दे रखा है वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की के चलाने के लिए होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेमे खेमे में ग्लाइडर, पैरासूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। और क्या करती है ये, पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी दे रखा है कि जल चक्र में भी क्या करता है, वायु क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका जो सारांश है वो देख लेते हैं, जो समरी है उसे देख लेते हैं। वैसे यहाँ होता वही है जो मैं आपको पढ़ाकर आता हूँ, लेकिन इसको शामिल करने का एक रीजन ये है 2 से 3 मिनट में हमारा यहाँ पर हमें एक फास्ट रिवीजन टाइप देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। गतिशील वायु क्या कहलाती है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। वायु क्या करती है, वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में भी वायु उपस्थित होती है, याद रखिएगा, जल तथा मिट्टी में भी क्या करती है, वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प और धूलकण क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑक्सीजन देखिए जलने में सहायता करती है और श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, श्वसन के लिए आवश्यक है, इतना जानते ही हो। लेकिन जलने में सहायक क्या है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। उनके लिए क्या होती है, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। जल में क्या रहता है, उनके लिए ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आप जानते हो पौधे, आप लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो एक दूसरे का प्रोसेस ये चलता रहता है। तो नेक्स्ट आपका, अब इसमें एक्सरसाइज है नहीं इसमें, तो यहाँ आपका इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्लास 6 की हम लोग एनसीईआरटी यानी साइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 7th क्लास की साइंस को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 8th क्लास की साइंस हमारी चलेगी। फिर हम लोग रेगुलर मैथ्स प्लस साइंस प्लस आपके पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैथ साइंस से, उन सभी को इंक्लूड करके 60 नंबर का, या हो सकता है उसमें मैं 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी भी ऐड करूं, क्योंकि 15 नंबर आपके हिंदी के पैसे से पूछे जाएंगे। तो 75 नंबर का, या हो सकता है 60 नंबर का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं होली के बाद, ये जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होता है हमारा, इसके बाद हम लोग लगातार करते रहेंगे और 3 महीने हमें भरपूर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम लोग एक अच्छा स्कोर सीटेट में इस बार करने वाले हैं। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ दे दी जाए, चाहे ईवीएस की भी, आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ईवीएस की पीडीएफ भी यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है,
इस नंबर पर मैसेज करना है। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा। इसी ग्रुप में आपको प्रैक्टिस सेट एंड पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएंगे। और जिन मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, भाई बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज 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 आप इन वीडियो को, मेरी वीडियोस को सभी ग्रुप में, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, जितने भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को हर एक ग्रुप में, हर एक कॉन्टैक्ट जो भी आपके मोबाइल में है सभी तक शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग चैनल पर नए हैं, वो प्लीज वीडियो को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये था साथियों एनसीईआरटी क्लास 6 का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपको लेनी है जॉब, इसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।